हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक इन इकोनॉमिक्स क्लासेस बाय रजनी। तो बच्चों, आज जो हम चैप्टर करेंगे वो है चैप्टर 6, मनी, मीनिंग, फंक्शंस एंड सप्लाई। ये आपके सामने मेंशन किया हुआ है। तो इस चैप्टर से रिलेटेड जो एमसीक्यूज़ हैं उन्हीं को हम करने वाले हैं। तो आइए बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें क्या है कि मुद्रा के प्राथमिक कार्य कौन से हैं। मीन्स प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मनी पूछा गया हमसे। तो जो मुद्रा का प्राथमिक फंक्शन है उसमें विनिमय ऑफ मीन्स मीडियम ऑफ एक्सचेंज को कंसिडर किया जाता है और साथ ही मूल्य की इकाई को भी कंसिडर किया जाता है। यूनिट ऑफ मेजरमेंट भी जो मुद्रा का मुख्य कार्य है। तो इसमें जैसे राइट आंसर क्या रहेगा, ए व बी दोनों। और जो डी ऑप्शन दिया हुआ है ये मुद्रा का गौण कार्य होता है, मतलब सेकेंडरी फंक्शन होता है मनी का। तो इसलिए राइट आंसर है सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए कि निम्नलिखित में से मुद्रा का गौण कार्य कौन सा नहीं है। मीन जो सेकेंडरी फंक्शन नहीं है वो हमें बताना है। तो सेकेंडरी फंक्शन इसमें से कौन सा नहीं है ये आप देखिए। तो सेकेंडरी फंक्शन नहीं है तो मीन्स हमें क्या फाइंड आउट करना है, जो इसका प्राइमरी फंक्शन हो सकता है। तो इन सभी जो ऑप्शंस हमें दिए हुए हैं उन सब में जो प्राइमरी फंक्शन है वो मुद्रा का क्या है, मूल्य का मापदंड। तो ये सेकेंडरी फंक्शन नहीं है। तो राइट आंसर है बी ऑप्शन। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी निकट मुद्रा है। निकट मुद्रा मतलब जिसको हम नियर मनी भी बोलते हैं। नियर मनी मीन्स जिसको इजीली मनी के फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, वो होती है नियर मनी। तो नियर मनी जैसे फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है टाइम डिपॉजिट्स, दूसरा दिया विनिमय पत्र है, फिर ट्रेजरी बिल है। तो ये जो तीनों ही हैं ये तीनों ही नियर मनी है क्योंकि इनको इजीली मनी में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो इसलिए राइट आंसर रहेगा डी ऑप्शन। फोर्थ है कि हाई पावर्ड मनी किसे बोलते हैं। तो हाई पावर्ड मनी में बच्चों आप याद रखिए कि जो भी पब्लिक के पास पैसा होता है प्लस जो बैंक्स के पास पैसा होता है वो सारा का सारा हाई पावर्ड मनी में इंक्लूड होता है। तो इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या रहेगा, सी ऑप्शन, ए और बी दोनों। आगे देखिए कि किसी देश की मुद्रा की कुल मात्रा में शामिल होता है। तो मुद्रा में क्या क्या हम शामिल करते हैं, जो भी करेंसी है, जो भी बैंक जमा है, वो सारी क्या होगी, वो कुल मात्रा में शामिल हो जाएगी, मुद्रा की कुल मात्रा को इंक्लूड करेगी। तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेंसी और बैंक जमा वो जो है ऑप्शन दिया हुआ में सी वो करेक्ट है। नेक्स्ट है कि भारत में 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है। तो ये जो नोट होता है ये वित्त मंत्रालय भारत सरकार का वो जारी करता है। तो हरियाणा सरकार, व्यापारिक बैंक, इनको तो अथॉरिटी ही नहीं है और भारतीय रिजर्व बैंक को अथॉरिटी है, लेकिन बड़े नोट्स को ये सब जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही छापता है। लेकिन जो 1 रुपये का नोट है उसको भारत सरकार का वित्त मंत्रालय जारी करता है। तो राइट आंसर है बी ऑप्शन। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कि भारत में जो करेंसी नोट है वो क्या है। तो पहला ऑप्शन हमें दिया हुआ है कि लीगल टेंडर मनी, दूसरा है कि अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी, फिर दिया हुआ है फिएट मनी, उपयुक्त सभी। तो जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा उपयुक्त सभी। क्यों, क्योंकि ये जो है लीगली एक्सेप्टेबल है और अनलिमिटेड अमाउंट में इसमें डीलिंग की जा सकती है रुपए के जो करेंसी नोट है। और फिएट मतलब जो गवर्नमेंट के ऑर्डर्स के साथ, अथॉरिटी के ऑर्डर्स के साथ जिसको जारी किया जाता है। तो ये तीनों क्वालिटीज़ भारत के जो करेंसी नोट है उसमें शामिल हैं। तो इसलिए इसको हम राइट ऑप्शन क्या रहेगा, डी ऑप्शन। फिर देखिए फुली लीगल टेंडर मनी किसको बोलते हैं। तो फुली लीगल टेंडर मनी क्या होती है, जिसे जो गवर्नमेंट या अथॉरिटी के ऑर्डर से पब्लिश किया जाता है, जिसको एक्सेप्ट करने से कोई भी मना नहीं कर सकता है। तो ऐसी मनी को हम बोलते हैं प्रादिष्ट, आदेश के अनुसार की गई मुद्रा। तो इसको बोलते हैं फिएट मनी या प्रादिष्ट मुद्रा। तो राइट आंसर ए ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट देखिए 9 कि किस मुद्रा को मुद्रा के रूप में स्वीकारना जारी करने वाले की साख पर निर्भर करता है। देखो जैसे मैं आपको सिंपल एग्जांपल देती हूँ, कोई हमें चेक काट कर देता है यदि, तो उसके पीछे क्या, हम उस चेक को कैसे एक्सेप्ट करेंगे, विश्वास का ही वो मुद्दा हो जाएगा कि हमें विश्वास है कि उसके अकाउंट में इतना पैसा होगा और जो पेमेंट है वो हो जाएगी, मतलब चेक जो है कैश हो जाएगा। तो इस वजह से ऐसी मुद्रा को हम बोलते हैं विश्वास आश्रित मुद्रा, मीन जिसको हम कहेंगे फिएट मनी। ठीक है, चेक मैंने आपको एग्जांपल याद करने के लिए दिया, आपको इससे याद रह जाएगा कि जैसे चेक जो होते हैं वो फिड्यूशरी मनी होता है। तो यहाँ पर फिड्यूशरी मनी के बारे में पूछा गया था। नेक्स्ट है कि मुद्रा के कार्य निम्नलिखित है, मीन्स फंक्शंस ऑफ मनी पूछा गया। तो आप एक करते पढ़ते जाइए तो आपको पता चल जाएगा कौन कौन से मुद्रा के फंक्शंस हैं। देखिए विनिमय का माध्यम है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है, मूल्यांकन का आधार भी होता है, मूल्य का अंतरण या हस्तांतरण भी होता है मुद्रा की सहायता से। तो इस वजह से उपरोक्त सभी जो है वो राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 कि निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा का कार्य नहीं है।
तो ऋण देना मुद्रा का कार्य नहीं है, तो बैंक करते हैं। व्यापार करना ये भी मुद्रा का कार्य नहीं है, मतलब एक सोर्स जरूर है मुद्रा, लेकिन ये उसका मेन फंक्शन नहीं माना जाता। तो इस वजह से राइट आंसर क्या रहेगा, सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट रहेगा। 11th का सी ऑप्शन करेक्ट है, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है कि बैंक मुद्रा का प्रकार है, डैश बैंक मुद्रा का प्रकार है, मतलब जो बैंक मनी होती है उसका टाइप हमें बताना है। जो बैंक के थ्रू हम लेन देन करते हैं क्या यूज़ करते हैं, उसमें हम चेक यूज़ करते हैं, हम ड्राफ्ट भी यूज़ करते हैं। तो मीन्स राइट आंसर क्या रहेगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13 कि वस्तु विनिमय का दोष निम्न में से कौन सा है। वस्तु विनिमय क्या होता है, जिसमें मुद्रा के बदले में मुद्रा का प्रयोग नहीं किया जाता, बल्कि सीसी इकोनॉमी जिसको बोलते हैं, वस्तु के बदले में वस्तु का आदान प्रदान या एक्सचेंज होता है, तो उसको वस्तु विनिमय प्रणाली बोलते हैं। तो उसका मुख्य दोष क्या था कि मूल्यांकन की समस्या होती थी। हाँ, मुद्रा मतलब मुद्रा है तो हम क्या कर सकते हैं, हर वस्तु की कीमत तय कर सकते हैं, लेकिन वस्तु विनिमय में ऐसा संभव नहीं था। ना ही हम ट्रांसफ़र ऑफ पेमेंट कर सकते थे, ना ही हम मूल्य का संचय कर सकते थे, मतलब जमा करके नहीं रख सकते थे। तो जो राइट आंसर है ऑप्शन है वो क्या है, उपरोक्त सभी। ये सभी कमियाँ थी वस्तु विनिमय प्रणाली में। नेक्स्ट है कि मुद्रा की पूर्ति डैश अवधारणा, मतलब हमें बताना है कि प्रवाह है या वो स्टॉक है। तो जो मुद्रा की पूर्ति होती है वो पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर होती है, तो इस वजह से मुद्रा की पूर्ति क्या है, स्टॉक कॉन्सेप्ट है ये। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15 कि मुद्रा की पूर्ति की सबसे संकुचित अवधारणा कौन सी है। तो सबसे संकुचित अवधारणा है M1, और M1 का फॉर्मूला क्या होता है, C+DD, करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट इसमें शामिल किए जाते हैं। तो ये क्या है, मुद्रा की पूर्ति की सबसे नैरो कॉन्सेप्ट है, संकुचित अवधारणा है। तो M1 में क्या शामिल होते हैं, या मैंने आपको बता ही दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, तो M1 में क्या शामिल होगा, ए और बी दोनों शामिल होंगे, क्योंकि सी, ये तो सी हो गया और ये क्या हो गया, डी हो गया, तो ये दोनों ही शामिल रहेंगे। तो राइट आंसर क्या रहेगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 17 कि M2 में शामिल होते हैं। तो यहाँ M2 में क्या क्या शामिल होता है वो देखिए। M1 M2 में शामिल होता है, साथ ही साथ जो डाकघर में जमा है वो भी M2 में शामिल होता है। तो मीन्स ये दोनों ही शामिल होंगे, तो राइट आंसर क्या रहेगा, डी ऑप्शन, ए व बी दोनों। नेक्स्ट है कि मुद्रा की आदर्श आपूर्ति से क्या अभिप्राय है। मीन्स आइडल जो मनी सप्लाई होती है उसका क्या मतलब होता है। तो आइडल मनी सप्लाई में ना तो एक्सेस डिमांड होनी चाहिए, ना उसमें न्यून मीन्स डेफिशिएंसी ऑफ डिमांड होनी चाहिए, और जो कीमतें होती है वो कैसी रहनी चाहिए, स्थिर रहनी चाहिए, मतलब उनमें ज़्यादा फ्लक्चुएशन ना हो। तो राइट आंसर क्या रहेगा, उपरोक्त सभी। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 की मुद्रा की पूर्ति में डी से क्या अभिप्राय है। डी क्या है, डिमांड डिपॉजिट्स, ठीक है। तो डिमांड डिपॉजिट्स मतलब मांग जमा, तो ये ऑप्शन हमें दिया ही हुआ है, बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है कि डाकघर की जो जमाएं हैं डैश में शामिल होती हैं, किस में शामिल किया जाता है, डाकघर की जो जमा होती है उसको शामिल किया जाता है, एक तो M2 में और एक M4 में। तो राइट आंसर क्या रहेगा, बी व सी दोनों, डी ऑप्शन जो है यहाँ पर वो करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट है कि भारत में नोट जारी करने की निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था है। तो हमारे जो भारत में, आप ध्यान रखिएगा यहाँ पर बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, क्योंकि हमारी जो प्रणाली है वो क्या है, मिनिमम रिजर्व सिस्टम बोलते हैं उसको, मिनिमम रिजर्व सिस्टम। तो इसलिए राइट आंसर यही है, न्यूनतम सुरक्षित व्यवस्था। नेक्स्ट है कि भारत में मुद्रा की पूर्ति करने वालों में कौन शामिल होता है। देखो एक तो गवर्नमेंट होती है, एक रिजर्व बैंक होता है, साथ में कमर्शियल बैंक को भी इंक्लूड किया जाता है। तो मीन्स ये दोनों ही शामिल होते हैं। तो राइट आंसर ए और बी, मीन्स सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट रहेगा। और इसमें सारी बैंकिंग प्रणाली क्यों आ गई, क्योंकि बैंक भी जो होते हैं वो क्या करते हैं, लोन देते हैं, पैसा हम उसमें जमा करते हैं, कुछ लोग पैसा जमा करते हैं, कुछ लोग लोन लेते हैं। तो इस तरह से जो जमा कराते हैं उनको इंटरेस्ट मिलता है, जो लोन लेते हैं वो इंटरेस्ट पे करते हैं। तो इस तरह से जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो भी मुद्रा के प्रवाह में मदद करते हैं। तो इस वजह से मुद्रा की पूर्ति करने वालों में पूरी बैंकिंग प्रणाली को शामिल किया जाता है। तो राइट आंसर नंबर 23 है कि एक ऐसी प्रणाली जिसमें वस्तु का विनिमय वस्तु के लिए होता है उसे क्या कहते हैं। तो वस्तु का विनिमय वस्तु के लिए होता है, सीसी इकोनॉमी होती है, कमोडिटी फॉर कमोडिटी इकोनॉमी, तो उसको हम बोलते हैं हिंदी में वस्तु विनिमय प्रणाली। क्योंकि जो बी ऑप्शन है मौद्रिक प्रणाली, उसमें तो मुद्रा का प्रयोग होगा, लेकिन हमसे यहाँ पूछा गया वस्तु का विनिमय वस्तु के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि लोग मुद्रा के रूप में भुगतान करना क्यों पसंद करते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, क्योंकि ये विनिमय का सबसे सरल माध्यम है, साधन है। तो ए ऑप्शन करेक्ट है।